यहाँ उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को सादर प्रणाम। सृष्टौ या सर्वरूपा जगदवनविधौ पालिनीं या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसारादितालङ्करोतु विश्वेश्वरं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की चुनौतियां एवं समाधान विषयक वेबिनार में उपस्थित आज के मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर प्रोफेसर राम मोहन पाठक सर, क्षेत्रीय निदेशक परमादरणीय डॉक्टर उपेंद्र नभ त्रिपाठी सर, वरिष्ठ सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सर, डॉक्टर श्रवण कुमार सर, उपकुल सचिव श्री बनमाली सिंह जी, सहायक कुल सचिव योगेश त्रिपाठी जी, विविध अध्ययन केंद्रों के सम्मानित समन्वयकगण, छात्रगण एवं कर्मचारीगण, आप सभी लोगों का इस वेबिनार में सादर वंदन, नमन एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दिया जाए तो प्रोफेसर पाठक जी दक्षिण भारत प्रचार सभा चेन्नई, जो संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्था एक्ट 14 1964 द्वारा स्थापित है, उसके कुलपति पद को सुशोभित किए हैं प्रोफेसर पाठक जी। नेहरू ग्राम भारती मानद विश्वविद्यालय में कुलपति के पद को सुशोभित किए हैं प्रोफेसर निदेशक तथा अधिष्ठाता महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। साथ ही साथ जनसंपर्क अधिकारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे। प्रमुख पुरस्कारों एवं सम्मान की बात की जाए तो आपको भारत सरकार का भारतेंदु पुरस्कार, शिक्षक श्री पुरस्कार, यश भारती सम्मान एवं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रदत्त पराडकर पुरस्कार तथा अन्य अनेकानेक पुरस्कारों एवं सम्मान से सम्मान प्राप्त हुआ है। टेलीविजन रेडियो पर 150 वार्ताएं, परिचर्चा तथा आंखों देखा हाल प्रसारित है। 175 विविध राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं में आपने अध्यक्षता किया है तथा संघ लोक सेवा आयोग, यूजीसी, नैक तथा 50 वर्ष से आप निरंतर योगदान दे रहे हैं। आप वर्तमान में राजभाषा समिति, कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली में सदस्य हैं। सर, आपको सादर प्रणाम। कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु समस्त छात्र छात्रा जन वृंद वृंदारक वंदनीय पादार वृंद बुधा सविज्ञ तमसा मेयर्ता मतौ सदा ज्ञान विकास करता सुधा निधि शतपथ दर्शक सुधि गुरु सुधीर वंदनीय एतावत गुण संपन्न परमादरणीय आचार्य प्रवर एवं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी का आह्वान करता हूं कि हमें आज के इस वेबिनार विषयक अपने विचारों से
लाभान्वित करने की कृपा करें। सभी सहभागी विद्वानों और काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित रीजनल सेंटर इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जो विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा प्रदाता संस्थान है, उसके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो आपका सेंटर है उसके प्रमुख श्री उपेंद्र त्रिपाठी जी, और मेरे अनन्य और प्रिय श्री पाठक जी और देवनारायण पाठक जी। संजय जी तो हमारे बड़े पुराने परिचित हैं, इतने दिन बाद विलंब से दूर से भेंट हो रही है। दूरस्थ शिक्षा में दूर से ही अच्छा है, लेकिन कभी आने का अवसर मिला तो हम वहाँ आएंगे भी। और अभी जितने सभी साथी हैं, सभी विद्वान हैं, उन सभी को नमस्कार करते हुए कुछ बातों की ओर हमें चर्चा करनी है। ये जो हमारा मानव समाज है, मानवीय संचार है, ह्यूमन कम्युनिकेशन क्षेत्र से समझ रहा हूँ पिछले लगभग आधी शती से 53 साल हो गए हैं। तो इसका मूल क्या है? शिक्षा की मूल प्रविधि, मूल प्रक्रिया तो संचार ही है, और शिक्षा पर ध्यान देना अनेक सरकारों का विशेष मंतव्य और प्रयोजन रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति के पहले भी और उसके बाद भी एक नया आयाम शिक्षा में जोड़ने का प्रयत्न हर सरकार का, शिक्षा जगत का रहा है। इन्हीं प्रयत्नों में से एक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020, जिसको प्रारंभ में जब ये नीति आई तो इसको नई शिक्षा नीति भी कुछ लोगों ने संबोधित किया, एन को नेशनल न कह करके कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। भारत में शिक्षा नीति का सफर और उसकी पृष्ठभूमि को समझना हमारे लिए आवश्यक है, और इसके क्या उद्देश्य थे। आज से 300 साल पहले 1835 में जब अंग्रेज यहाँ आए, उसके बाद उन्होंने सर्वेक्षण कराया, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति जिसे कहा जाए, नीति का नाम तो नहीं दिया, लेकिन उनका एक प्रारूप था जिसको उन्होंने कॉमन हाउस में लंदन में जाकर के सरकार के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने साम्राज्य को भारत में प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ज्ञान समृद्ध परंपरा है वह बड़ी मजबूत है, और उसकी जड़ों को हिलाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी शिक्षा को, अपनी शिक्षा प्रणाली को वहाँ लागू करें, जो हमारे लिए अनुचर पैदा कर सके, बाबू पैदा कर सके या क्लर्क पैदा कर सके, और हमारे काम में सहयोग प्रदान कर सके। हमारे सारे कच्चे माल ले जा करके वहाँ से उसका परिष्कार करना और उसको एक उपभोक्ता वस्तु के रूप में ले आना और व्यापार करना, ये उनका उद्देश्य था। और मानव को मानव श्रम की दृष्टि से वो ज्यादा देखते थे। ज्ञान समृद्ध मानव की उनकी जो संकल्पना थी वह यह थी कि ज्ञान की धारा को विच्छिन्न कर दो, उसको तोड़ दो। जो पारंपरिक ज्ञान परंपरा है उससे हमारे भारत के लोगों को अलग करो, तभी हम वहाँ शायद ज़्यादा सफलतापूर्वक शासन कर सकेंगे। और इस दृष्टि से उन्होंने शिक्षा की एक संकल्पना की, शिक्षा की अवधारणा की और उसे कार्य रूप दिया। आज हमारे सामने शिक्षा नीति को 2020 जिसके 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक आत्मालोचन, आत्मनिरीक्षण, पुनरीक्षण का यह अवसर है, जब हम सोचें कि हमने ये जो शिक्षा नीति बनाई, भारत में 3 बार शिक्षा नीति के प्रयास हुए, 1860 में, 1868 में, 50 साल पुरानी ये यात्रा है शिक्षा नीति की। 1868 में कोठारी कमीशन ने शिक्षा के लिए संपूर्ण मौलिक संरचना, मौलिक पुनर्रचना के सुझाव दिए थे। उसके बाद दूसरा आयोग बना और
तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर जी के प्रयास से राममूर्ति कमीशन, शिक्षा कमीशन बनाया गया, जिसने भारतीय शिक्षा की दिशा क्या हो और उसकी दशा का निरूपण करते हुए, उसकी व्याख्या विवेचन करते हुए हमारी शिक्षा की नीति क्या हो, इस पर ये तीनों कमीशन जो बने, तीनों प्रयास जो किए गए सरकार द्वारा, उसकी मूल में केवल एक था ज्ञान समृद्ध और ज्ञान सशक्त समाज की जो हमारी पुरानी परंपरा रही है उसको और सुदृढ़ करना और भी मजबूत करना। और वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वह भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विकसित स्वरूप एवं प्रणाली का समन्वित रूप है। नया और प्राचीन, सनातन की हम बहुत व्याख्या करते हैं, इस समय सनातन बहुत चर्चा में है। सनातन शब्द की व्युत्पत्ति हम देवनारायण पाठक जी से अनुरोध करेंगे कि जरा हमको भी अवगत कराएं। उस शब्द की व्युत्पत्ति बड़ी कठिनता हो रही है उसको प्राप्त करने में। तो सनातन को अधुनातन से जोड़ना, हमारी जो शिक्षा की जरूरतें हैं, वो जरूरतें जिसके बारे में अंग्रेजों ने विभ्रम पैदा किया, उस विभ्रम की काली जो परछाई है उससे हटा करके हमारी जो ज्ञान परंपरा का उत्कर्ष का, ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष का एक लक्ष्य है, उसकी ओर संकेत करती है हमारी ये शिक्षा प्रणाली। 5 वर्ष पूर्व इस नीति को जब बनाया गया, जब तैयार की गई और उसे एक भव्य समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया, उस समय उन्होंने कहा था यह शिक्षा नीति राष्ट्र की धरोहर है और राष्ट्र को समर्पित है। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के आधार पर अधुनातन ज्ञान विज्ञान की ओर अभिमुख हो, यही इसका लक्ष्य है। अब इसके आगे शिक्षा जगत के सभी स्टेक होल्डर्स, सभी हितधारकों का दायित्व है कि इसका सफल और लक्ष्योन्मुख क्रियान्वयन करें। 5 वर्ष बाद हम जब पीछे मुड़कर के देखते हैं तो इसके क्रियान्वयन की गति थोड़ी धीमी थी। इसका एक बड़ा कारण यह था कि नीति तो सरकारी तौर पर बनाई गई, कस्तूरी रंगन जी जो इसरो के प्रमुख थे उन्होंने किया, उसमें थोड़ा सा योगदान हमारा भी था। 3 दिनों के लिए हमको भी जाने का अवसर मिला था। उसमें जो शिक्षा जगत में संचार की प्रणाली है, एक शिक्षक, एक संवादी, शिक्षक भी तो संवाद का ही काम, संचार का ही काम करता है। चाक्षुष संचार में के माध्यम से जब बच्चा संसार में पदार्पण करता है तो चाक्षुष संचार के माध्यम से वह जो कुछ देखता है उसे समझने की कोशिश करता है। उसमें उसकी पहली शिक्षक तो माता होती है, उसके बाद साथी समूह, किन ग्रुप और नहीं, हमारी आवाज नहीं, जो बोल रही है आवाज आनी चाहिए जी। कुछ कह रहे हैं आप? हमारी आवाज आ रही है नहीं आपको? आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हमारा आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बात हो तो आप हमें बता दीजिएगा। तो ये जो संचार की प्रणाली थी, तो अध्यापक भी तो एक संचार करता ही है। वह संचार करता ज्ञान समृद्ध, ज्ञान सशक्त समाज के लिए कैसे आगे बढ़े। हमारी विडंबना इस पिछले 6-7 दशकों की यह है कि हम ज्ञान समृद्ध अपने आप को नॉलेज इक्विप्ड करने की बजाय हमने सूचना इक्विप्ड करना अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। समाज में आज नया बच्चा भी या हम जो अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जो मैच्योर्ड हैं, ग्रोन अप हैं, उन्होंने भी सूचनाओं को ज्ञान का विकल्प मान लिया। इस अवधारणा को तोड़ने की एक कोशिश इस नई शिक्षा नीति में की गई है। और इस अवधारणा को जब तक, जैसे जो तकनीकी संसाधन है, विकिपीडिया है, गूगल है, गूगल गुरु है, हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य की परंपरा थी उसमें क्या था, हम तक्षशिला और नालंदा की बहुत बातें करते हैं, उसका बहुत अच्छा उल्लेख इस नई शिक्षा प्रणाली का जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है उसमें है, जिसमें 60 दरवाजे, 100 दरवाजे जिस विश्वविद्यालय में थे जहां गुरु उपस्थित थे, लचीलापन, वहां लचीलापन था। उसी लचीलेपन को इस शिक्षा नीति में सम्मिलित करने का एक प्रयास किया गया।
वहाँ जो छात्र चाहे, जहाँ चाहे, जिस गुरु के पास चाहे जाए और वहाँ पर अपनी रुचि के विषय का अध्ययन करके अपने आप को ज्ञान समृद्ध कर सके। ये हमारी जो शिक्षा परंपरा थी उसकी खास बात थी। इसको इसमें शामिल करने का किया गया है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का कथन है, उन्होंने नई शिक्षा नीति को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा था कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी, इस जगत से जुड़े हुए जितने लोग हैं शिक्षा जगत से, और शिक्षक जो हैं शिक्षार्थी हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से उनका तात्पर्य उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से था, उस सारी व्यवस्था से था जो शिक्षा को एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं और उसके लिए सहभागी के रूप में, सहभागी पार्टिसिपेटरी एक जिनका योगदान होता है, उनको भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। केवल शिक्षक के भरोसे ही हम इस शिक्षा नीति को लागू करने में शायद उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते जितना कि सभी हितधारक हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इस एम्बिट में लाना होगा, जिसमें विद्यालय का प्रबंधन है, यूनिवर्सिटीज का प्रबंधन है, शिक्षा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं। और अब तो एक वातावरण है कि केवल सरकारी शिक्षा संस्थानों से ही शिक्षा जगत नहीं आगे बढ़ रहा है। आज तो प्राइवेट जो विश्वविद्यालय है, प्राइवेट जो विद्यालय है, उनकी भी बड़ी महती भूमिका हमारे समाज ने, सरकार ने और सभी ने स्वीकार की है। ये नई शिक्षा प्रणाली हमें क्या कहती है, इसकी मूल बातें कुछ हैं कि ये हमारा सिद्धांत ये है कि अनुसंधान, आविष्कार और वेतन पेंशन से आगे की सोच वाले शिक्षक तैयार करने की चुनौती इस शिक्षा नीति की पहली मूल बात। फिर जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो छोड़ करके शिक्षा चले जाते हैं, जिस क्षेत्र में मैं इग्नू का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर दिया है। ये बहुत व्यापक विषय है, लेकिन जो ड्रॉप आउट्स की समस्या है, जो रेगुलर ढंग से कक्षाओं में लोग बच्चे नहीं आते, उनकी समस्या, उसको दूर करते हुए एक शिक्षा सजग समाज तैयार करने में इग्नू की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इसमें जोड़ा। तो एक जो बड़ी बात है कि इसके लक्ष्योन्मुखी परिणाम प्राप्त करने में और अपेक्षित संतोषजनक सफलता प्राप्त करने में हमें क्या करना होगा। इसमें एक बड़ी बात है कि इस समागम में इस साल से शुरू हुई डिजिटल यूनिवर्सिटियां, और दूसरा प्रश्न है वंचितों तक पहुंच, रीचिंग द अनरीच्ड, जिनके पास तक शिक्षा पहुंच नहीं सकी है या जो शिक्षा के दरवाजे तक, शिक्षा के अवसरों तक अपनी पहुंच नहीं बना सके हैं, उनकी पहुंच को बनाना। इसके लिए और उसके साथ ही सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर, और कम से कम 12 भाषाओं में जो उन्नत विषय हैं, टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस के, चिकित्सा विज्ञान के, उसमें पाठ्य सामग्री तैयार करना। और इससे कहीं बड़ा काम है कि जो शिक्षा क्षेत्र के अनेक हितधारक हैं, उनके माइंडसेट में परिवर्तन करना। अभी एक समस्या दिखाई पड़ी है, लखनऊ विश्वविद्यालय इस देश का पहला विश्वविद्यालय बना जिसने नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में अपने पाठ्यक्रमों को परिमार्जित किया और लागू किया। ये उनका पहला अवसर है, देश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने 4+1 5 वर्ष की जो डिग्री प्रणाली है, उसके लिए 5वें वर्ष की सामग्री और उसके प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की। अन्य विश्वविद्यालयों में और अन्य विद्यालयों में, बाकी प्राइवेट तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो ये सरकारी तंत्र वाले विद्यालय हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। हम नहीं कह सकते कि इसमें उनकी अरुचि है, रुचि जरूर है, लेकिन उसको जितना दिन टालने की कोशिश हो रही है। 5 साल में जो अपेक्षित प्रगति, जो गति होनी चाहिए थी प्रगति की, वो नहीं हो पा रही, इसलिए कि रुचि नहीं पैदा हो पा रही है। और ये जो हमारा एक पुस्तकों का अभाव है,
नई शिक्षा ये नीति, देखो हो जाए, राष्ट्रीय शिक्षा मतलब नीति, बैठे की इच्छा ना रह जाए की इच्छा शिक्षा रहा, नीति। लेकिन बैठिए का करिए तो कहीं एडमिशन हो बात में बटवे नहीं। जी प्रोफेसर अरविंद जी, आपका माइक बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, प्लीज थोड़ा ध्यान दें सर। कोई बात नहीं। दो तीन अच्छा, तो ये जो है ना विद्यार्थियों की अभिरुचि और उसके साथ साथ शिक्षकों की रुचि और झुकाव और उनकी ओर से प्रयास, ये शिक्षा नीति की विडंबना है। कई नीतियों की विडंबना होती है, कई कार्यक्रमों की विडंबना होती है कि जिनको हम सरकारी कार्यक्रम मान लेते हैं और हम उनको आत्मसात करने में, अपनाने में, लागू करने में बहुत ज्यादा गतिशीलता और रुचि नहीं दिखा पाते हैं। ऐसा ही कुछ इस शिक्षा नीति के साथ हुआ था, लेकिन अब काफी चेतना जागृत हुई है और 23 के बाद, 2023 के बाद जो नई शिक्षा नीति का प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, उसको लागू करने में बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं आगे आई हैं। इनकी मॉनिटरिंग, अब ये समय है कि शिक्षा नीति तैयार करके सरकार ने हमको दे दी, यद्यपि कि केवल सरकार के भरोसे किसी भी कार्यक्रम को, मैं और हमारे पुत्र हैं जो वो गंगा के बारे में बहुत काम करते रहते हैं, अभी लंदन से लौटे हैं। लंदन में टेम्स नदी का एक उदाहरण है जो इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक मॉडल बन सकता है। लंदन की टेम्स नदी प्रमुख नदी है विश्व की, वह दूषित हो गई थी, प्रदूषित हो गई थी, एकदम नाला बन गई थी। वह केवल गंगा के लिए नहीं मॉडल है, वह हमारी शिक्षा की जो गंगा धारा है, शिक्षा की जो धारा है, उसके लिए भी वही है। उसके लिए टेम्स के किनारे पर ही लंदन का पार्लियामेंट हाउस है, कॉमन हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो नए प्रकल्प हैं उनको लागू करने में सरकारी मशीनरी के सहारे कुछ नहीं हुआ। बहुत दिनों के लिए पार्लियामेंट को बंद करना पड़ा, पार्लियामेंट को पुनर्स्थापित करके दूसरी जगह ले जाना पड़ा, लेकिन 9 महीने के अंदर जन जागरण, अभूतपूर्व जन जागरण हुआ और टेम्स नदी की शुद्धि ऐसी है कि हमारे बच्चे ने बताया कि वहां पर खड़े होकर के हमें टैक्सी के हमारे ड्राइवर ने दिखाया कि मैं सिक्का फेंकता हूं और टेम्स नदी में वो सिक्का जाएगा और ऊपर से दिखाई पड़ेगा। कम से कम 15 फीट की गहराई में गया हुआ सिक्का इतना शुद्ध और स्वच्छ पानी है कि वो दिखाई पड़ा। वो कैसे संभव हुआ? वो संभव हुआ जन जागरण से, अभूतपूर्व जन जागृति से और जन सहभाग से। ये जन सहभाग ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा नीति को लागू करने में। जो हमारे कॉलेज है, शिक्षा संस्थाएं हैं, उनको लागू करना है। पुस्तकों का अकाल धीरे धीरे दूर हो रहा है और पुस्तकें अब पाठ्यक्रम के अनुसार उपलब्ध होने लगी हैं। माध्यमिक स्तर पर एनसीईआरटी ने और ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है अनेक राज्यों की, उन्होंने इसको लागू किया है। लेकिन एक समस्या बहुत महत्वपूर्ण आ रही है कि उसको पढ़ाने वाले शिक्षक तैयार नहीं है हमारे पास। उसके लिए शिक्षकों का एक नवीकरण पाठ्यक्रम, अभिमुखी पाठ्यक्रम, नवोन्मेषी पाठ्यक्रम संचालित करने की जरूरत है, जिसके माध्यम से जब अध्यापक तैयार हो जाएंगे तो आएंगे। अब 5वें वर्ष की के पाठ्यक्रम के लिए लखनऊ में समस्या है। लखनऊ के माननीय कुलपति जी अभी IIM कलकत्ता के डायरेक्टर होकर के जा रहे थे। उन्होंने अपने विदाई समारोह में यह बात कही है कि ये ऐसे टीचर आने चाहिए, टीचर्स को भी तैयार होना पड़ेगा। तो हमारी शिक्षा प्रणाली में, प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली, पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है, भारतीय शिक्षा प्रणाली है, उसमें एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, बहुत ही बड़ा भाग है उसका स्वाध्याय। ये स्वाध्याय के बगैर नहीं होगा और ये स्वाध्याय केवल छात्रों के स्वाध्याय के लिए नहीं है, इसके लिए अध्यापकों को भी स्वाध्याय करना पड़ेगा, शिक्षकों को भी स्वाध्याय करना पड़ेगा। इस नीति के जो मूल तत्व हैं, जो तत्व है जिसको यूएनओ ने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट, टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट, अपने अनेक बहुसूत्री कार्यक्रम में कहा कि टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा लक्ष्य होगा और वह शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है। टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब केवल सजग साक्षर या लिपियां और
ये जो अपने अल्फ़ाबेट्स हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स वगैरह हैं, या हमारी लिपियां हैं, या हमारी जो खगारा है, वो सिखाने का नहीं है। एक ज्ञान समृद्ध और सशक्त समाज के लिए जरूरी है कि वह जागृत रूप में ज्ञान को ग्रहण करे और उसे जीवन में लागू करे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको, बच्चों को तैयार करें। और जो नया कॉन्सेप्ट वैश्विक स्तर पर आया है, जॉयफुल लर्निंग, आप सभी जानते होंगे, आपके सामने भी बहुत बड़ा दायित्व है कि आपका जो SLM है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, उसको कैसे तैयार करें जो अपनी नई जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है उसके अनुसार हो, उसके अनुरूप हो। एक बड़ा मेहनत टास्क है, बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है, इसको आप जरूर कर रहे होंगे। लेकिन ये पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है कि पहले पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले तैयार हों, पाठ्यक्रम तैयार हों, पुस्तकें तैयार हों, रिसोर्स मटेरियल तैयार हो। इसकी दृष्टि से कार्य करने के लिए हमारी ज़रूरत है। और ये जो जॉयफुल लर्निंग है, इसके माध्यम से हम ड्रॉप आउट्स को रोक सकते हैं। ड्रॉप आउट्स को रोकना है कि हमारे जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है इग्नू का, उसको बच्चे पढ़ करके उसके नीचे जो प्रश्नावली है उसका उत्तर दें, और अपनी जो हमारे संपर्क कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लें, अधिक से अधिक बच्चे भाग लें, शिक्षार्थी भाग लें। ये बहुत ज़रूरी है। और 12 भाषाओं में से 3 भाषाओं में इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी उसकी ओर अभिमुखीकरण, जो मैंने कहा ना, अभिमुखीकरण नहीं है, ये प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ेगी कि छात्रों में और शिक्षकों में भी इसका प्रचार प्रसार हो। और जो मेरी समझ में ये जो पाठ्य सामग्री है, जो पुस्तकें हैं, वो मूल भाषा में भी बच्चों को दी जाए और अंग्रेजी में दी जाए। और कक्षा 1 से 5 तक की बात कम होती है, लेकिन वहीं से वही रूट है, वही जड़ है, वहीं से प्रारंभ करना है। मातृभाषा में जो शिक्षा की बात है वो पुस्तकें NCERT ने और विभिन्न माध्यम, ये प्रारंभिक और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड्स ने तैयार की हैं पुस्तकें। उन पुस्तकों को लोगों, बच्चों तक पहुंचाया जाए, शिक्षकों तक पहुंचाया जाए, और शिक्षकों की जो अरुचि है उसको समाप्त करने के लिए, उसके एरेडिकेशन के लिए, उसके उन्मूलन के लिए, और नए पाठ्यक्रम जो हमारे आ रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति की हमारी जो जरूरतें हैं उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम बन रहे हैं, उसमें निष्णात होकर के ऐसे टीचर्स की कम्युनिटी को तैयार करना होगा। इसके लिए सरकार तो बहुत प्रयत्न करती रहती है, बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन हमें शिक्षा स्तर, जो स्थानीय शिक्षा स्तर है, खास करके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें शिक्षकों को, उनके शिक्षकों को बिल्कुल निष्णात करना होगा, शिक्षित करना होगा, बताना होगा। क्योंकि ये काम चलाऊ ढंग से परीक्षाएं होती रहें और हम उनको, बच्चों को कक्षाओं में पढ़ाएं या मान लीजिए दूर शिक्षा से पढ़ाएं, लेकिन वो कुछ ग्रहण न कर सकें, तो ये जो हमारी अवधारणा है टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके अवयव क्या हैं, तत्व क्या हैं, वो ये है कि मानसिक, शारीरिक, जिसको महामना मदन मोहन मालवीय जहाँ आप बैठे हुए हैं उन्होंने कहा था, दूध पियो, कसरत करो और जपो हरिनाम। हरिनाम मतलब सात्विकता, जीवन में सात्विकता होनी चाहिए। इसको लाने के लिए प्रयास करना है। और इसके लिए हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, हमारी जो सनातन शिक्षा प्रणाली है, मैं तो सनातन को इस रूप में व्याख्या मैं उसकी करता हूँ, नित्य नूतन। कई लोगों ने पूछा है, कई गोष्ठियों में दिल्ली में वहाँ भी कहा है और अब उसको लोग ग्रहण कर रहे हैं, नित्य नूतन चिर पुरातन है सनातन। तो परंपरा तो दीपक, जैसे मैंने कहा ना, परंपरा एक पैर आगे जाती है, एक पैर पीछे रहती है। परंपरा कोई जड़ नहीं है, लेकिन उसकी जो जड़ता है उसको समय समय पर दूर करना है, एक कदम हमको आगे बढ़ाना है। तो एक कदम आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों का एक नवोन्मेषी और नवाचार जो शिक्षा का है, इस शिक्षा नीति के माध्यम से इसको बताना और बहुत जरूरी है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि केवल सरकार के सहारे इस शिक्षा नीति को लागू करना
थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा ही नहीं मैं समझता हूँ बहुत कठिन होगा। इसके लिए एक सेल्फ जो आत्मानुशासन और आत्म अभिरुचि जागृत हो छात्रों में और बच्चों में, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन नई चीज़ों को, नई बातों को स्वीकार करने में दिक्कत होती है। जैसा लखनऊ में हो रहा है कि अब 4 वर्ष के बाद 5वें वर्ष में 1 वर्ष में पीजी डिग्री मिलनी है। उस प्रारूप में पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कुछ पाठ्यक्रम तो तैयार कर लिया है और 3 बार उस पाठ्यक्रम का अब वो परिमार्जन हो चुका है। उसको परिमार्जित करने की जरूरत है। शिक्षा तो एक गतिशील अवयव है हमारे जीवन का। इसकी जो गतिशीलता है, इसको बनाए रखना ये बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए छात्र और शिक्षकों को आगे आना पड़ेगा। और शिक्षा के लिए, शिक्षा में सभी के लिए समान अवसर, ये जो डिजिटल विश्वविद्यालय बन रहे हैं, ये जो डिजिटल प्रणाली के शिक्षा विश्वविद्यालयों की संकल्पना है। बम्बई में पहला डिजिटल विश्वविद्यालय इस वर्ष रूपाकार ग्रहण कर चुका है और वहाँ पढ़ाई और उसकी जो सारी जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। और वहाँ भी एक समस्या है अच्छे शिक्षक प्राप्त करना। डिजिटल जो साक्षर अध्यापक हैं वो भी नई डिजिटल प्रणालियों से नहीं सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौती। इसका सामना कैसे करें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अध्यापक है, अध्यापिका है, कई प्रयोग आपने देखे होंगे, उन्होंने किया है। कक्षा में जाती है अध्यापिका, पढ़ा के चली आती है, लेकिन वो जो तादात्म्य शिक्षार्थी और शिक्षक का है, जो समझ विकसित होती है आपसी परामर्श से, आपसी विमर्श से, शिक्षक के द्वारा जो आई कांटेक्ट और फिजिकल जो आपकी गतिविधि है, आप उसके माध्यम से जो छात्रों के बीच में अपनी बातें पहुंचाते हैं, ज्ञान की धारा पहुंचाते हैं। वादे वादे जायते तत्वबोधा हमारी शिक्षा परंपरा की एक मूल बात रही है। आजकल दूसरा जमाना हो गया है, वादे प्रतिवादे हो गया है। क्या करिएगा, बहुत सारे विषयों को प्रतिवाद करने लगते हैं लोग। लेकिन वादे वादे जायते तत्वबोधा जो आप कार्यक्रम करते हैं, कॉन्टेक्ट प्रोग्राम करते हैं, वो क्या है? वो वही है। और शिक्षा जगत में जो कक्षाएं हैं उनका बड़ा महत्व है। वहां पर आदमी अपनी जिज्ञासा का तात्कालिक और स्थायी समाधान भी प्राप्त कर सकता है। और अगर नहीं भी है तो शिक्षक इस रूप में कर सकता है कि आज नहीं तो उसके पास परिमार्जन के लिए, नए ज्ञान के प्रसार के लिए अगले दिन की एक बड़ा अवसर उसके सामने रहता है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उनके बारे में मातृभाषा के जो लोग हैं उनका कहना है कि मातृभाषा में हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारा जो ज्ञान है, उसको ये जो नई प्रणाली आई है, ये विकिपीडिया और गूगल वाली, यह बहुत ज़्यादा दूषित कर रही है। इसमें ज्ञान का ऑथेंटिसिटी एक ज्ञान परंपरा का बहुत बड़ा मूल्य है, वैल्यू है। यह ऑथेंटिसिटी को आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यापक तो जब पढ़ाता है तो चेक करता है, पढ़ता है। जैसा मैंने कहा कि अध्यापक के लिए भी स्वाध्याय उतना ही जरूरी है जितना छात्र के लिए। बिना पढ़े आप नहीं पढ़ा सकते। पढ़िए, ज्ञान का अवगाहन कीजिए और उसके बाद पढ़िए। तो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले जो लोग हैं उनको तो ज्ञान के लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। ज्ञान की धारा निरंतर प्रवाहमान है और उसमें से कुछ बिंदु आप ले सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा था ना कि ये ज्ञान की जो गंगा है वो तो बहुत है, जिसके कर्म कमंडल में कमंडल है, जिसका घड़ा है, जितना वो पक्ति मुझे याद नहीं आ रही है, वो उतना ही ग्रहण कर सकता है जिसकी उतनी क्षमता है। लेकिन उस क्षमता का विकास, छात्रों के मस्तिष्क की क्षमता का विकास, अभिरुचि का विकास और अभिरुचि के विकास में ये जो जॉयफुल लर्निंग की बात है कि आप पढ़ने में आनंद अनुभव कर सकें, अध्ययन में, शिक्षा ग्रहण में और शिक्षण में आनंद ग्रहण कर सकें, ये मौलिक संकल्पना विश्वव्यापी संकल्पना के रूप में पिछले 1-1.5 दशक में सामने आई है। और जब ये हो जाएगा, जब आपकी ज्ञान में अभिरुचि होगी,
आज पुस्तकों के प्रति बच्चों का मोह कम हो रहा है कि कुंजी और ये जो छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं शिक्षा के परीक्षा के लिए ज्ञानोत्तरी और क्या क्या वो सब, तो उन सब ने जो ज्ञान की गहन धारा है, जो ज्ञान की मूल धारा है, उससे बच्चों को काट दिया है। शिक्षा नीति का यह उद्देश्य है कि केवल नौकरी करने वाला हमको नहीं तैयार करना है, केवल नौकरशाह नहीं तैयार करना है। उसके लिए तो 1835 में ही वो नीति बन गई थी और अब उसको धीरे धीरे उसके धुंध को छाट करके हमें ज्ञान की जो असली धारा है उसकी ओर बच्चों को, छात्रों को ले जाना है। ज्ञान की जो मौलिक धारा है, एक बड़ी बात सामने आई है कि जो ज्ञान के विषय है, शिक्षा के मूल विषय है, मूल ज्ञान धारा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, दर्शन विज्ञान, संस्कृत, इन सब में बच्चों की अब रुचि, पता नहीं क्यों रुचि का पलायन हो रहा, वो पलायन कर रहे हैं। वो मूल नहीं, फिजिक्स को नहीं पढ़ना चाहता, अप्लाइड फिजिक्स की और सबकी रुचि है जो रोजगार से जुड़ सके। तो ऐसी स्थिति में हमें जो शिक्षा की धारा है उसको रोजगार से ढूंढने के बाद, रोजगार से जोड़ने के साथ ही एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए ये काम शिक्षक ही कर सकता है। ये भौतिक रूप में जो पुस्तकें हमारे साथ हैं, ज्ञान की जो सामग्री हमारे साथ है, ज्ञान का भ्रम पैदा करने वाले गूगल और विकिपीडिया जैसी जो सामग्री है, उसकी ज्ञान के भ्रम को कौन दूर कर सकता है? उसका परिमार्जन शिक्षक ही कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक ज्ञान की मूल धारा से संपृक्त हो, उससे जुड़े, उसका अवगाहन करे और फिर आगे उसका एक कम्युनिकेशन का चैनल है जो छात्रों तक जाए। अनुसंधान, आविष्कार, ये एक बड़ा विषय है शिक्षा के क्षेत्र में। अनुसंधान में अभिरुचि रखने वाले बच्चे, अभी बहुत सी चर्चा होती है खास करके ह्यूमैनिटीज में। देवनारायण पाठक जी भी उस विश्वविद्यालय में, तो उस विश्वविद्यालय में तो शोध के कई बड़े ही लैंडमार्क अध्ययन हुए हैं, लेकिन अनेक विश्वविद्यालयों में बहुत सारे ऐसे शोध कार्य हो रहे हैं जो केवल पेस्टफेशन है, जो आटा गूंथने की तरह है कि एक ही विषय को लिया, इधर उधर किया, और कट पेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है उससे शिक्षार्थी, शिक्षक सभी को माने उससे अलग करना पड़ेगा। वो असली ज्ञान की धारा नहीं है, वह तो नकल की प्रवृत्ति है, और नकल की प्रवृत्ति से शिक्षा में अक्ल, जिसको उर्दू में कहा गया, या मेधा जिसको कहते हैं, मेधा को नहीं तराशा जा सकता। मेधा को तराशने का काम लैब टू लैंड, लैंड टू लैब, ये इसकी ओर प्रधानमंत्री जी ने संकेत किया था अपने भाषण में कि आप अनुसंधान कीजिए लैब में, उसको जमीनी हकीकत पे, जमीनी आधार पर ले जाइए, कारखानों में ले जाइए, कृषि के क्षेत्र में ले जाइए, चिकित्सा के क्षेत्र में ले जाइए, लैब टू लैंड, और उसके बाद लैंड टू लैब, ये दोनों इनका क्रियान्वयन होगा। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि प्रमाण और परिणाम, परिणाम और प्रमाण, शिक्षा के क्षेत्र में ये नई शिक्षा नीति का मेजर थ्रस्ट है कि ये जो परिणाम है उनकी प्रामाणिकता, शोध अध्ययनों की प्रामाणिकता, कक्षाओं में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रामाणिकता, जिसको मैंने कहा ना, उसको क्रॉस चेक तो शिक्षक ही कर सकता है, मशीन लर्निंग के द्वारा संभव नहीं है। मशीन अनुवाद ने तो ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बड़ी विडंबनाएं पैदा की हैं, बड़े अनर्थ पैदा किए, मैंने बहुत ही एक चुनौती भरा विषय है। दूसरा जो हमारी जो शिक्षा नीति है वो फ्यूचर रेडी युवा पीढ़ी तैयार करना। फ्यूचर रेडी माने भविष्य क्या है, हमारे सामने भविष्य क्या है। जब बच्चा आता है, विद्यालयों में जाता है, तो उसके सामने भविष्य की कोई रूपरेखा नहीं होती, लेकिन जो ही वो माध्यमिक शिक्षा के दौर में आता है, माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक पहुंचता है, उसके मस्तिष्क की संकल्पनाएं, नया उनका एक चक्रवात उसके मस्तिष्क में चलता है। विच वे टू गो, वेयर टू गो, व्हाट टू रीड, व्हाट कोर्स टू अंडरटेक, ये बड़ी समस्या आती है। इसकी दृष्टि से भी इस शिक्षा नीति ने कहा कि छात्रों की अभिरुचि का परिष्कार करना और उसके लिए अच्छे बच्चों को तैयार करना। मेंटर और मेंटी की जो स्थिति है आप जानते होंगे,
नैक की बहुत सारी 3 दर्जन से अधिक कमेटियों में मैं रहा हूँ, तो वहाँ मेंटर एंड मेंटी का बड़ा वो है। तो मेंटी तो टीचर है ना, तो वो फ्यूचर रेडी पीढ़ी कैसे तैयार करेगा, उसकी मेंटरिंग करना, उसको तैयार करना, उसको बीज से ले करके और वृक्ष तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है। और इस फ्यूचर रेडी युवा पीढ़ी के लिए ज्ञान की जो असली धारा है उससे बताना। काम चलाओ ज्ञान तो सूचना का होता है, काम चलाओ, लेकिन उसको ही अगर हमने ज्ञान समझ लिया तो ज्ञान की हमारी धारा, ज्ञान की हमारी परंपरा धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। तो ये तो परिणाम और प्रमाण जो है, प्रमाण और परिणाम जो है, इनको टेस्ट करना यही है कि अध्यापक ही चेक, रीचेक और क्रॉस चेक, ये 3 प्रक्रियाएं हैं। पहले जो पढ़ाने आता है अध्यापक उसको चेक करता है, पुस्तकों से ज्ञान ग्रहण करता है, पुराना ज्ञान जो ग्रहण किया है, और अपडेट करना अपने आप को। इसी के लिए स्वाध्याय जरूरी है, शिक्षार्थी अपने आप को अपडेट करे। आज के शिक्षार्थियों से तो बात करने में कई बार थोड़ा सा भय भी लगता है, क्योंकि हमारे शिक्षार्थी ज्ञान समृद्ध अनेक माध्यमों से हो रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, ये जो व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली है, इसमें लचीलापन तो आ गया। आप क्रेडिट ट्रांसफर की बात करते हैं, लेकिन अभी बच्चों में वो रुचि नहीं है क्रेडिट ट्रांसफर की बात, और वो क्रेडिट ट्रांसफर में उतना ज्यादा अभी हम हासिल नहीं कर सके हैं, लेकिन ये बात अभी धीरे धीरे सामने आएगी। और ये जो हमारे व्यावहारिक पाठ्यक्रम हैं, व्यावहारिक जो प्रायोगिक पर आधारित पाठ्यक्रम है, विज्ञान से हैं, लॉ है, विधि है, और बाकी अब तो ह्यूमैनिटीज में भी कर्मकांड जैसे व्यावहारिक पाठ्यक्रम आ गए हैं, पाठक जी पढ़ाया करते थे। तो इसके साथ साथ ज्ञान के प्राचीन स्रोतों का संरक्षण होगा, तभी ना हम कर्मकांड बता पाएंगे। ये प्राचीन स्रोत क्या है? ज्ञान के जो प्राचीन स्रोत हैं, संचार की जो परंपरा है, आत्मचिंतन, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यही तो हमारी ज्ञान की परंपरा रही है। श्रुति, स्मृति और पुराण, तो श्रुति के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, स्मृति के माध्यम से उसका संचार, और उसके आधार पर पुराणों में लिखित जो है वो बाद में आया। तो इसी तरह से ज्ञान की परंपरा में क्या है, कई माध्यमों से ज्ञान सीख सकते हैं। व्यावहारिक ज्ञान हो सकता है, आत्मज्ञान हो सकता है, लेकिन उसके लिए व्यावहारिक रूप से आत्मचिंतन की जरूरत है। और आत्मचिंतन का आधार स्वाध्याय होगा, अध्ययन होगा, दृष्टि होगी, और यही दृष्टि प्रदान करना, और इसके लिए ज्ञान के प्राचीन जो हमारे स्रोत हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, पुराण, यही तो संचार परंपरा थी, इसी से ज्ञान परंपरा हमारे सामने आई। इन स्रोतों का संरक्षण करना चाहिए और अपनी जड़ों से जोड़ना। छात्रों को हमारी जो जड़ें हैं, ज्ञान की जो परंपरा की बात मैं कई बार कह चुका हूं, तो ज्ञान की जो जड़ें हैं उनसे बच्चों को जोड़ना। अभी आप देखें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ह्यूमैनिटीज के विषय, संस्कृत और ज्ञान के विषयों का भी एक एक पर्चा रखा जा रहा है। ज्ञान विज्ञान का आधार जो रहा है, भारतीय विज्ञान का जो आधार रहा है, जो उसकी फलश्रुति रही है, उससे बच्चों को अवगत कराना और उसके आधार पर नई खोज करना, प्राचीन ज्ञान के स्रोतों का संरक्षण करना। पहले तो ऋषि मुनि पर्वतों में बैठ के चिंतन किया करते थे, हम कक्षा में और बाकी चीजों में, बाकी स्थानों पर जा करके। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, शिक्षक को कैसे करना है, शिक्षार्थी के लिए क्या है। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, ये पुरानी हमारे यहाँ कहावत रही है। जो हमारे ज्ञान गुरु हुए हैं हमारी परंपरा में या वैश्विक परंपरा में भी, वो क्या थे? उन्होंने ज्ञान अर्जन के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। ऋषि मुनि पहाड़ों में, कंदराओं में जा करके किया करते थे। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि ज्ञानार्जन का क्षेत्र और ज्ञान प्रदान करने का क्षेत्र दोनों ही तपस्या के क्षेत्र हैं। हमारी शिक्षा नीति यही कहती है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसका अवगाहन हमें खुद करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध इतने बड़े शिक्षक क्यों बन गए? उनकी शिक्षाएं सारी दुनिया में कैसे फैली? ईसा मसीह कैसे बन गए? हमारे जो अभी तो संचार की परंपरा के शीर्ष पुरुष, हमारे देश के
शीर्ष नेतृत्व पद पर बैठे हैं, मैं जिनका संकेत कर रहा हूं, आप सोचिए, उन्होंने संचार के माध्यम से, गहन अध्ययन के माध्यम से जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया उसका डिसेमिनेशन कर रहे हैं, उसको प्रदान कर रहे हैं, उसका प्रसार कर रहे हैं। तो इसके लिए वो नहीं चलाते मकान किराए पे है, किराए उनके बानूरी साहब भी ओसी साहब भी कोई व्यवधान था। खैर, तो उसके लिए शिक्षक, आपका क्या है क्या? शिक्षक एक आदर्श व्यक्तित्व होता है। जब भगवान बुद्ध ने त्याग किया, राजकुमार थे, राजकुमार से सिद्धार्थ राजकुमार हुए, वहां से निकल करके बुद्ध हुए, वहां से निकल करके आगे चल करके भगवान हुए। तो वो ज्ञान का जो उनको शक्तिपात हुआ था, हम तो यही मानते हैं शक्तिपात की परंपरा है, हमारे पाठक जी समझते होंगे, और भी जो संस्कृत और उसके विद्वान है वो समझते होंगे कि ज्ञान का शक्तिपात उनको गया में हुआ, और उस ज्ञान का उन्होंने प्रसार किया। 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और आगे जाकर के दूसरा उपदेश भी वही दिया, फिर आगे जाकर के चरैवेति चरैवेति। तो ये चरैवेति चरैवेति क्या है? चलते रहो, यात्रा जारी है, यात्रा जारी रखो। तो ये ज्ञान की जो सतत चलने वाली यात्रा है, जो बच्चे की पहली आंख खुलने से प्रारंभ होती है, चाक्षुष संचार से शुरू होती है, उसको एक लक्ष्य तक पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक ही वह आदर्श है जो, इसीलिए आदर्श शिक्षक बने भगवान बुद्ध, जिन्होंने त्याग किया वही आदर्श शिक्षक बने। स्वामी विवेकानंद जी ने जब कहा कि उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता, तो वो कहने का उनका आधार था, क्योंकि वो संदेश पूरे विश्व में इसलिए गया कि वे महान संचारक थे, महान संदेश पुरुष थे, महान त्यागी थे, महान अध्येता थे। उन्होंने अध्ययन और उसके लिए पूरा जीवन उत्सर्ग कर दिया। तो ये शिक्षा का क्षेत्र उत्सर्ग का क्षेत्र है, खास करके शिक्षार्थियों के लिए। और शिक्षा को केवल व्यवसाय के रूप में नहीं माना जा सकता। ये इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर को केवल एक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि प्रेरणा और चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। यह शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का दौर है। अनेक चुनौतियां हैं। समाज के ज्ञान सशक्तिकरण, ज्ञान समृद्ध और ज्ञान सशक्त नई पीढ़ी को भारत के पारंपरिक ज्ञान तथा वैश्विक संदर्भ, देखिए प्रारंभिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और अधुनातन विज्ञान जो वैश्विक संदर्भ है, जो ज्ञान की नई धाराएं, जैसे AI जो बहुत बड़ी चुनौती बड़ी, इसका उपयोग हम शिक्षा में कैसे कर सकते हैं, यह अभी शिक्षा नीति के उसमें संकेत मात्र में है। लेकिन अब हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि AI, एक बड़ा प्रश्न उभरा है कि क्या शिक्षक का स्थान AI ले लेगा, शिक्षा के मस्तिष्क का स्थान ले लेगा? ये कदापि संभव नहीं है। AI मतलब उसके नाम से ही स्पष्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल तो हमेशा आर्टिफिशियल ही रहेगा ना, और शिक्षक तो नितांत व्यावहारिक और नितांत समावेशी है, जो छात्रों को, शिक्षा जगत को साथ लेकर के चलेगा। समाज के ज्ञान सशक्तिकरण, ज्ञान समृद्ध और सशक्त नई पीढ़ी को भारत के प्रारंभिक ज्ञान तथा वैश्विक संदर्भ में आधुनिकतम विज्ञान प्रौद्योगिकी के सैद्धांतिक ज्ञान, व्यावहारिक प्रयोगों, अनुप्रयोगों तथा मानव जीवन को सुखी समृद्ध बनाना आदि ऐसे प्रश्न और क्षेत्र हैं जिनमें सफलता के लिए अथक प्रयास आवश्यक है, और यह नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा तय करते हैं, और इसी से यह हमारी संकल्पना पूरी हो सकेगी। आधुनिक मूल्यपरक शोध, शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, शिक्षा नीति के लक्ष्य और इनके क्रियान्वयन के सार्वभौमिक तथा विषय क्षेत्र केंद्रित, सार्वभौमिक मतलब जो सभी विषयों पर लागू है, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल जो विषय हैं उनके क्षेत्र में अलग प्रक्रियाओं का, अलग रास्ते का, अलग जो हमारा प्रयास है उसको केंद्रित करना पड़ेगा। इसके स्वरूप का निर्धारण, वंचितों तक शिक्षा की पहुंच, शिक्षा के अवसरों का विस्तार, जो कार्य इग्नू कर रहा है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत ही सफलतापूर्वक कर रहा है, अकादमिक लचीलापन और शिक्षा की स्वायत्तता आदि पर गहन विमर्श करना आज बहुत जरूरी है। सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलना, नहीं कहते कि हम सरकार के
सरकार का अंधानुकरण करें, लेकिन हम सरकार को रास्ता दिखा भी सकते हैं। सरकार को जो फीडबैक मिलना चाहिए इस नई शिक्षा नीति का, वह फीडबैक अभी भी बहुतायत में प्रतीक्षित है। इसमें जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो थोड़ा आगे ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा जो ये सरकारी क्रम है, सरकारी उपक्रम है हमारे शिक्षा के, उनको आगे आकर के लीड लेना पड़ेगा। और सिर्फ सरकार के सहारे इस शिक्षा नीति को लागू करने की संकल्पना उचित भी नहीं है और व्यावहारिक भी नहीं है। इसी की ओर संकेत किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि उन्होंने कहा मैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समाज को, शिक्षा जगत को समर्पित करता हूं। अब यह शिक्षा जगत का दायित्व है कि इसको किस रूप में लागू करें, इसके क्या व्यावहारिक दृष्टिकोण हो और क्या व्यावहारिक स्वरूप हो, इसके लिए निर्धारण करना है। यह निर्धारण हमें भी स्थान सापेक्ष रूप से करना पड़ेगा। जैसे ग्रामीण विश्वविद्यालय हैं, ग्रामीण विद्यालय हैं, उनमें शिक्षा नीति को किस तरह से लागू करना है, धीरे चलना है। भगवान बुद्ध ने जो कहा था ना, सम्यक दृष्टि सम्यक प्रयास, अष्टांगिक मार्ग जो बताया था उन्होंने, वही कहा था सम्यक रूप से। तो सम्यक रूप से करने का क्रम हमारा 5 वर्ष का समय ले चुका है, लेकिन अब विलंब हो रहा है। हमें इसके क्रियान्वयन के लिए सभी को साथ लेकर के, और जो नए प्रयोग हैं उनकी तकनीकी कमियों को दूर करते हुए सरकार को फीडबैक देना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। और ये तो शिक्षा नीति में कहा गया है कि इस शिक्षा नीति को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जितने भी परिवर्तन संभव हो, जितने भी परिवर्तन प्रस्तावित किए जाए, उनका स्वागत है। तो ये शिक्षा नीति में हमारी जो ग्रास रूट है, ग्रास रूट से तो हुआ है, सारे देश की सारी ग्राम पंचायतों से फीडबैक प्राप्त करके इस शिक्षा नीति के लिए सरकार को, शिक्षा जगत को और शिक्षा विभाग को बधाई देनी चाहिए कि एक ऐसा प्रकल्प हुआ। अनेक विषयों पर तमाम विवाद होते हैं, तमाम प्रतिवाद उसके होते हैं। इस शिक्षा नीति पर कोई राजनीतिक विवाद, कोई व्यावहारिक विवाद, कोई सामाजिक विवाद, कोई विवाद हुआ ही नहीं। इसलिए इसका अंगीकरण संभव हो सका और इसको स्वीकार किया जा सका। लेकिन अब इसको अंगीकरण करने के बाद इसको लागू करने का, इसके क्रियान्वयन का बहुत बड़ा दायित्व हमारे ऊपर है। हम इसके लिए खुद को तैयार करें। शिक्षा जगत के लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, वो अपने आप को तैयार करें नवाचार के लिए, विद्यार्थियों को तैयार करें। इसके लिए जरूरी है कि हमारा माइंड सेट, हमारी सोच बदले और नए परिवर्तनों, नवाचारों को स्वीकार करने के लिए हम तैयार रहें, आगे बढ़ें। और सरकार का जो ये प्रयत्न है, इसको अपना प्रयत्न मानते हुए इसे सफल बनाने की दिशा में प्रयास करें। इग्नू को बहुत बहुत धन्यवाद। और इग्नू तो लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इस पूरे देश का, पूरे विश्व का। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि इग्नू के माध्यम से भी इस नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का, अभी नई कहाँ रह गई, तो 5 साल हो गया, तो मैं बार बार यही कहता हूँ नई कहाँ रह गई, लेकिन इसे लागू करने का रास्ता दिखाने में इग्नू की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बहुत बड़ी चुनौती भी है इग्नू के लिए कि जहाँ शिथिलता है उसको अपने प्रयासों से, जो कंटेंट है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, वो तो बड़े ग्राह्य है। मैंने भी अपनी परीक्षा के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जो पुस्तकें पढ़ करके परीक्षाएं दी थी। तो इस तरह से जो आपका दायित्व है उसको हम अपने दायित्व को समझें और इसको टालने का अब समय नहीं है, इसको स्वीकार करने का है और सोच में परिवर्तन करते हुए व्यावहारिकता में परिवर्तन करें, उसको व्यावहारिक स्वरूप दें। चुनौतियां और समस्याएं तो आती ही रहती हैं, उनसे रास्ता निकलता रहेगा। हम आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े, एक कदम पीछे रहे, परंपरा चलती रहे। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का ये जो प्रयास है भारत सरकार का है, ये केवल भारत सरकार का नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो शिक्षा जगत को समर्पित है। अब हमारे कंधों पर दायित्व है कि हम इसको कैसे लागू करें। एक सकारात्मक वातावरण इस नीति के लिए तैयार करना सबसे जरूरी और सबसे अहम होगा। इसका रास्ता हम तय करें, हम बताएं हर कदम कदम पर। और जैसा मैंने कहा ना, स्थान सापेक्ष है मामला।
भारत तो विविधताओं वाला देश है ना, एकता में विविधता, विविधता में एकता, विविधता में एकता हम बार बार कहते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं एकता में विविधता है। ये हम तो एक है, हमारा भारतीय चिंतन, हमारी भारतीय जीवन शैली सब कुछ एक है, इसमें विविधता है। तो इन दोनों का दोनों को समाहित करते हुए विविधता में एकता और एकता में विविधता, स्थान सापेक्ष जो जरूरतें हैं उस हिसाब से पाठ्यक्रम को तैयार करें, और जो नए आए कि जो हमारा स्थानीय व्यवसाय है उससे बच्चों को उनको शिक्षित करना, उससे उनको अवगत कराना, उसमें उनको आगे बढ़ाना, उसमें उनकी अभिरुचि का विकास करना। साथ साथ ये विद्यालय एक खेल विश्वविद्यालय से जुड़ने का मुझे मौका मिला है, उसकी कार्य परिषद में सदस्य मैं हूँ असम में। तो वहाँ खेल को बहुत महत्व दिया गया है, खेल को। तो जो ये जॉयफुल लर्निंग है उसका एक हिस्सा खेल भी है। खेल भी शारीरिक और मानसिक विकास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके इनपुट को भी इसमें शामिल करें और इसकी व्यावहारिकता को समय समय पर टेस्ट करते रहें। जैसा मैंने कहा, चेक रीचेक और क्रॉस चेक करते रहें, अपना एक कदम सावधानी से उठाएं, लेकिन स्थिर ना रहें। स्थिर रहेंगे तो जड़ता आ जाएगी। 5 सालों में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। 5 साल का जो गैप हुआ है उसको भी पूरा करना है, और हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में, 1-2 वर्षों में नई शिक्षा नीति पूरा रूपाकार ग्रहण कर लेगी, और तब इसकी सार्थकता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, उपयोगी भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संपूर्ण स्वरूप को, इसके संपूर्ण पहलू को हम लोगों के सम्मुख आपने पढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सर बार बार आपको प्रणाम। नहीं, ये तो विषय इतना है ना, अभी इसके व्यावहारिक हमारे पास 22 पॉइंट्स नोटेड हैं कि इसको व्यावहारिक स्वरूप प्रदान, कभी फिर करिएगा तो केवल उस पर बात करेंगे कि इसका व्यावहारिक स्वरूप अगला क्या हो। ठीक है, ठीक सर। लागू करें। क्रियान्वयन की चुनौतियां जो है उनका समाधान और भी है। ये तो हमने सूत्र रूप में आपको बताया, तात्विक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, व्यावहारिक रूप से कैसे हो सकता है। एक एक जगह का उदाहरण दे करके मैं आपको बताऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में क्या समस्या है, साउथ में क्या समस्या है, पश्चिम में क्या समस्या है। इस पर कभी विवेचन होगा, फिर मिलेंगे जी। कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के क्षेत्रीय निदेशक परम श्रद्धेय डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का आह्वान करता हूं कि वे इस वेबिनार विषयक विचारों से हमें अनुग्रहित करें। सर। धन्यवाद जी। सर, आदरणीय राम मोहन पाठक सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की चुनौतियां एवं समाधान, इसमें बहुत ही सरल शब्दों में आपने आज जो हमारे जुड़े सभी कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट एकेडमिक काउंसलर्स, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स और जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, इसकी हिस्ट्री, जो इतिहास, जैसे लॉर्ड मैकाले से होते हुए कोठारी कमीशन, राममूर्ति कमीशन, और फिर जब आपने जब समग्र विकास की बात की या आत्मानुशासन और आत्मनिर्भरता और अभिरुचि की बात की, इन सब पे बहुत अच्छे से सरल शब्दों में बहुत बढ़िया प्रकाश डाला है आपने। डिजिटल यूनिवर्सिटी, जो परिमार्जन की आवश्यकता है, जो शिक्षक समाज को और हमारे शिक्षा जगत से जुड़े सभी लोगों को, और मातृभाषा में चाहे प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता हो, या जो आपने आह्वान किया कि शिक्षक ज्ञान की मूल धारा से जुड़े, ये मतलब आज ही ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 29 जुलाई को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 2020 के 5 साल पूरे हो रहे हैं। अब जैसा आदरणीय राम मोहन पाठक सर ने बताया कि अब उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि लैब टू लैंड और लैंड टू लैब, कि जो शिक्षक जानता है उसको परिमार्जित करे, परिष्कृत करे और उसको समाज तक पहुंचाए। और सर, आपको बताते बड़ा हर्ष हमें भी हो रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत
4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है, जो 4 वर्ष का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, वो जनवरी 2025 से ही लागू कर चुका है और उसमें प्रवेश हमारे यहाँ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में शुरू हो चुका है। और जो एग्जिट ऑप्शंस थे, जैसे कि बच्चा अगर 1 साल की पढ़ाई करके अब बाहर निकलना चाहता है, तो उस तरीके के मॉड्यूलर प्रोग्राम्स और एग्जिट ऑप्शंस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में सन 90 से ही थे। और इधर भी उन सभी प्रोग्राम्स को, खासकर पीजी प्रोग्राम्स में, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स में एग्जिट ऑप्शन हमारे विद्यार्थियों को दे दिया गया है कि अगर वो किसी कारण से सिर्फ प्रथम वर्ष के लिए करके निकलता है, तो उसको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाती है। जैसे एमकॉम में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपके जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सन 90 से सर एग्जिट ऑप्शन है कि अगर बच्चा एमए जेएमसी में एडमिशन लेता है और किसी कारण से सिर्फ प्रथम वर्ष पूरा करके जाता है, तो उसको हम एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दे देते हैं। तो वो अब आगे बढ़ा करके सभी कार्यक्रमों में ऑलमोस्ट इसको लागू कर दिया गया है। और जैसा आपने कहा कि सनातन या भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है, तो पिछले 3-4 वर्षों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने करीबन भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े 8 से 9 प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें एमए में ज्योतिष में एमए है, या एमए वैदिक अध्ययन में है, एमए भगवद गीता में है। ये तो बहुत सराहनीय प्रयास है। हाँ, और एमए वास्तुशास्त्र में है, या सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित है। इस तरीके के कई और सरल संस्कृत सुबोध है कि आम जनमानस तक संस्कृत को पहुंचाने का एक 6 माह का जो एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम है। इस तरीके के कई कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए, और उसमें काफ़ी हमारे, खासकर मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा कि हमारे पूर्वांचल में अच्छा खासा एडमिशन हुआ। और इनमें ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, इन सब के प्रोग्राम्स के लिए, पाठ्यक्रमों के लिए क्षेत्र के वाराणसी को नोडल सेंटर भी बनाया गया, जिसमें हमने राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए कक्षाएं आयोजित की और उनको रिकॉर्डिंग्स भी अब अपने यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड किया, जिससे मतलब काफ़ी दूर दराज तक, इनफैक्ट विदेशों से छात्र जुड़े, और वहाँ से हमने अमेरिका और जर्मनी तक से हमने अपने छात्रों से संवाद किया और वहाँ से उनके प्रश्नों के समाधान किए। तो इस तरीके के प्रयास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किए गए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही सर कि जो आपने जो सैद्धांतिक बातों पर, वैसे आपका मैं एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आपने थोड़ा व्यवहारिक पक्ष भी रखा साथ में। हाँ, वो आप ज्ञान के सागर हैं और उसको व्यवहारिक पक्ष हम आपका जरूर और अलग से सुनना चाहेंगे, लेकिन सैद्धांतिक बात आपने की और कुछ व्यवहारिक पक्ष भी कि कैसे शिक्षक इसको आत्मसात कर सकें, कैसे इन सब चीज़ों को, जो चुनौतियां हैं थोड़ी बहुत, जो अभिरुचि लेने वाली बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि सर जब तक शिक्षक जुड़ करके अभिरुचि खुद से नहीं लेगा और इसको एक जिम्मेदारी न मानते हुए कि ये हमको एक थोपी गई जिम्मेदारी है, इसमें खुद इसकी महत्ता को समझते हुए अगर हम इसको आत्मसात करें और इसमें आगे बढ़ें और इसके लाभ को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और अपने आप को भी, अपना भी उत्थान करते हुए, अपने आप को भी स्ट्रेंथन करते हुए, अपने ज्ञान को, और इसकी जो डिमांड है कि जो टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट या जो समग्र मनुष्य विकास की बात जो आप कर रहे थे, उस पर ध्यान रखते हुए किया जाए तो वाकई बहुत ही कारगर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका है, और इन सारे नवाचार संबंधी प्रयोगों और दूसरे उपलब्धियों के लिए इग्नू को और आप सभी को धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के वरिष्ठ सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संजय सर का आह्वान करते हैं कि आए और सभी विद्वज्जनों को धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर संजय सर। धन्यवाद डॉक्टर बीएन पाठक जी। थोड़ा शुभ अवसर है कि आज हमारे बीच हमारे गुरु जी का दर्शन हुआ। निदेशक महोदय की बड़ी भूमिका रही है और मुझे
वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए एक अवसर मिला। इस कड़ी में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रोफेसर राम मोहन पाठक सर बहुत व्यस्त रहते हैं और उम्र के पड़ाव का बंधन उनके ऊपर कोई काम नहीं करता है। जो ईश्वर करवा रहे हैं, इस खास विशेषता है उनकी, प्रभु करवा रहे हैं। उम्र के पड़ाव का बंधन कोई काम नहीं करता और कोई भी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागे। कभी हमारे साथ वो ज्ञानवाणी के कार्यक्रम में कहाँ से दूर दूर से चले आते थे। तो सर, आपने आज जो अपना अमूल्यवान समय दिया उसे हृदय से असीम धन्यवाद इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी की तरफ से। अगर एक पंक्ति में आपके बारे में हमको कहा जाए आपके बारे में कि हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। ऐसा ही हम लोग अनुभव किए थे और आज ऐसा ही लाभान्वित हुए इस विषय पर, जिस विषय पर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर बात की और अपने सुझाव दिए। हम लोग बहुत लाभान्वित हुए। इस कड़ी में मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के माननीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि कुछ न कुछ अक्सर ये सोचते रहते हैं कि कोई न कोई कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी पर होता रहे, गतिशील बनाए रखें। मनोविज्ञान विभाग के एक आध हफ्ते पहले उन्होंने कार्यक्रम कराया था और कार्यक्रम इस तरह होता रहे और हमारे समन्वयकगण, हमारे छात्र लाभान्वित होते रहें, जानकारी हासिल करते रहें और नवाचार से जुड़ते रहें, ये उनकी अपनी अभिलाषा होती है। तो सर को इस मार्गदर्शन और सुझाव जो हम लोगों को सुझाव दिया और मार्गदर्शन दिया, डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी क्षेत्रीय निदेशक का विशेष रूप से इस वेबिनार में धन्यवाद देना चाहूँगा। अगली कड़ी में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के हमारे जो अधिकारीगण हैं, सहायक क्षेत्र निदेशक डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे जी, डॉक्टर DN पाठक जी, उप कुल सचिव बनवाली सिंह जी, सहायक कुल सचिव योगेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस वेबिनार में सफल बनाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूरा सहयोग आपने प्रदान किया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे अध्ययन केंद्र के सम्मानित समन्वयकगण जुड़े हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और वो भी नवाचार से जुड़े और एक बढ़िया कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। यही हम लोग की इच्छा होती है कि हम लोग के विद्यार्थी के साथ साथ हमारे समन्वयकगण भी अपडेट होते रहें और उनकी रुचि बढ़ती रहे, वो हमारे लिए वरदान साबित होंगे। तो आज इस कड़ी में उनको विशेष रूप से धन्यवाद। यदि इस वेबिनार में हमारे विद्यार्थी हमसे न जुड़ते तो शायद ये वेबिनार हम अधूरा महसूस करते। तो बहुत ही पाठ्यक्रमों से, विशेष कई पाठ्यक्रमों से विद्यार्थी जुड़े, कुछ नहीं जुड़ पाए हैं। उसके लिए हम लोग रिकॉर्डिंग आपकी YouTube पर वाराणसी के वो रखेंगे और जिससे कि वो लाभान्वित हो सके। तो उन विद्यार्थीगण को भी हमारा धन्यवाद और हमारे क्षेत्रीय केंद्र के सभी जो कर्मचारीगण हैं जो तन्मयता से इस वेबिनार को सुना और अपना कहीं न कहीं सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी कड़ी में एक बार पुनः माननीय प्रोफेसर राम मोहन पाठक सर का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन